प्रश्न था कि राम की शक्ति पूजा का शिल्प विधान। राम की शक्ति पूजा का शिल्प विधान, सिविल सेवा 2024। राम की शक्ति पूजा का शिल्प विधान। तो इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहला पॉइंट लिखते, परिचय लिखते, भूमिका लिखते और बताते इस भूमिका में कि शिल्प का मतलब क्या होता है, शिल्प क्या है, ये बताते। आपसे सहज सरल सवाल पूछा गया कि राम की शक्ति पूजा के शिल्प विधान की चर्चा कीजिए, तो पहले परीक्षक को ये बताइएगा कि शिल्प होता क्या है। तो लिख लीजिए कि शिल्प या अभिव्यक्ति पक्ष संवेदना पक्ष को अभिव्यक्ति देने वाले या मूर्त रूप देने वाले साहित्यिक उपकरण होते हैं। शिल्प क्या है? संवेदना पक्ष को या विषय पक्ष को मूर्त रूप देने वाले, अभिव्यक्ति देने वाले साहित्यिक उपकरण होते हैं। यानी जिन साहित्यिक टूल्स के साथ हम अपने मन की बातों को, हम अपने विषय को अभिव्यक्त करते हैं, उसी को शिल्प कहते हैं। ठीक है, यानी हमारे मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं। जैसे अगर आपने यूपीएससी के स्ट्रगल को आपने समझा है और चाहते हैं कि उसको व्यक्त करें, तो आपके पास कविता का फॉर्मेट हो सकता है, उपन्यास का फॉर्मेट हो सकता है, नाटक का फॉर्मेट हो सकता है, आत्मकथा का फॉर्मेट हो सकता है। तो आप जिसमें अभिव्यक्ति देंगे और जिन तरीक़ों से कोई कैरेक्टर लेंगे, कोई बिंब लेंगे, कोई प्रतीक लेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? शिल्प कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि शिल्प और संवेदना एक दूसरे के पूरक होते हैं या एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो लिख लीजिए, शिल्प और संवेदना, शिल्प और संवेदना एक दूसरे के पूरक होते हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अर्थात दोनों में अद्वैत का संबंध होता है, अर्थात दोनों में अद्वैत का संबंध होता है। राम की शक्ति पूजा में भी, राम की शक्ति पूजा में भी निराला की शिल्प योजना, निराला की शिल्प योजना महाकाव्योचित गरिमा, महाकाव्योचित गरिमा तथा नवजागरण के मूल्यों को व्यंजित करती है। महाकाव्यात्मक गरिमा तथा नवजागरण के मूल्यों को व्यक्त करती है। ये आपने क्या लिखा? भूमिका लिखा। तो समझ में आ गया कि शिल्प क्या है। और 2023 का सवाल भी समझ में आया कि मुख्य स्वर का मतलब क्या लिखना था? विषय पक्ष लिखना था। और 2024 में क्या पूछा गया? शिल्प। क्लियर है? यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं और किसी रचना में ही नहीं, व्यक्ति का भी अपना शिल्प होता है। जैसे महात्मा गांधी का नाम आते ही आपके जेहन में आ गया होगा कि वस्त्र आधा। क्यों भाई आधा? क्योंकि हमारे भारत के करोड़ों लोग अर्धनग्न हैं और इनका कपड़ा कौन लेके चला गया है? अंग्रेज। तो उससे दो बातें, एक तो हमने सिमिलर दिया कि नहीं जी भारत के लोगों के ही हम जैसे हैं, और दूसरा अर्धनग्न रहने से क्या हुआ? अंग्रेज़ों का विरोध भी। तो सांकेतिक विरोध था शिल्प में। ठीक है। और आप देख रहे हैं कि वो तेज कदम से चलते थे, बहुत तेज चलते थे। सोशल मीडिया के समय में होते तो दुनिया छोटी पड़ जाती।
सोचिए कोई मीडिया नहीं था, तब भी ऐसा लगता है कि गांधी की व्याप्ति और स्वीकार्यता कितनी। अगर सोशल मीडिया में होते तो एक बार नमक सत्याग्रह करते तो कहाँ से कहाँ, नहीं उस समय तो सोशल मीडिया था नहीं, तब भी गांधी ने पूरी दुनिया नाप दी अपने तेज कदमों से। अगर गांधी जी के शिल्प को हटा दिया जाए, गांधी जी को 15 लाख का सूट पहना दिया जाए, इमेजिन कीजिए कि 15 लाख का सूट और गांधी लिखा हुआ उसके सब रेसे पर, ना हमने इमेजिन करने के लिए कहा कि भाई अगर गांधी जी को ये पहना दिया जाए और तब गांधी जी बोलें सत्य और अहिंसा, अपरिग्रह, तो कैसा महसूस होगा, कैसा महसूस होगा? हाँ, ढोंगी जैसा महसूस होगा। कहने का मतलब यही हुआ कि जैसा शिल्प होता है संवेदना उसका अनुकरण करती है। अगर गांधी जी ने सत्य अहिंसा अपरिग्रह की बात की तो शिल्प भी उनका जस्टिफाई करता था, यानी उनका जो वेशभूषा, उनका जो बनावट है ना, उनका थॉट प्रोसेस और बनावट दोनों मिल करके गांधी दिखाई देते हैं, तब वो विश्वसनीय हो जाते हैं। और कई बार व्यक्ति बड़ी बड़ी बात करे और उसके अनुसार काम न करे तो व्यक्ति क्या प्रमाणित होता है कि भाई ये झूठा है, ये जो बोलता है उस पर चलता नहीं। तो जिस किसी को भी आप बहुत बड़ा समझते हैं, जैसे विवेकानंद को एक महान प्रतिभा समझते हैं, तो संवेदना और शिल्प दोनों मिल करके महान हुए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति कहता रहे महानता की बातें और चरित्र में वो न आए तो महान हो जाए। इतिहास ऐसे जो छद्म महान हैं उनकी खबर लेता है और फिर इतिहास के पन्नों में वो क्या हो जाते हैं, सिमट जाते हैं, है ना। अगर कृष्ण की कोई छवि है तो कृष्ण के साथ उनका शिल्प भी है। अधूरा हो जाएगा किसी रचना को केवल संवेदना के आधार पर जानना या शिल्प के आधार पर जानना, क्या हो जाएगा, अधूरा। इसलिए दोनों को जानना जरूरी है। अगर आप कुरुक्षेत्र पढ़ते हैं, अगर आप कोई भी रचना पढ़ते हैं, गोदान पढ़ते हैं, मैला आंचल पढ़ते हैं, तो आपको दोनों समझना होगा कि विषय क्या है और विषय का अभिव्यक्ति पक्ष क्या है, और दोनों में संतुलित रूप से देखने के बाद तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि आखिर प्रेमचंद हिंदुस्तानी भाषा के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार क्यों हैं। यानी उनका शिल्प भी समझेंगे और उनका राम की शक्ति पूजा यदि बड़ी रचना है, महान रचना है, जिसको आप महाकाव्यात्मक औदात्य गरिमा के साथ युक्त कहते हैं, तो उसमें उसका शिल्प भी योगदान देता है। ठीक उसी तरह से किसी व्यक्ति की पहचान के लिए भी संवेदना और शिल्प दोनों जरूरी। हम बार बार व्यंग से कहते हैं कि भाई किसी लड़की को आप देखने जाते हैं, शादी के लिए देखने जाते हैं, तो शिल्प देख के आ जाते हैं कि देखने में कैसी है, यही सब देखते हैं। नहीं, घर में आकर के बताते हैं कि देखो ये फोटोग्राफ है ना। तो एक ज़माने में तो भाई लड़का देखता ही नहीं था, गार्जियन ही, अब घर वाले तुलना करके बताते थे घर की लड़कियों से, अच्छा उससे कैसी है, नहीं जो नई बहू आने वाली। तो हाँ, इसी के चक्कर में केवल शिल्प बता पाते थे। संवेदना तो तब पता चलता था जब वो शादी होके घर आती थी, नहीं तब पता चला कि अरे जैसा हमने देखा था वैसा हाँ है नहीं। और ठीक वैसे ही लड़कों के केस में भी ऐसा होता है कि भाई लड़का क्या कमा रहा है, कैसा दिखता है, फोटो आ गया, बाद में पता चला कि वो तो हाँ नहीं, बहुत निरंकुश है, एरोगेंट है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति की पहचान या किसी रचना की पहचान दोनों से होगा, संवेदना से भी होगा और शिल्प से भी होगा।